हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमारे बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आज का जो विद्यार्थियों हमारा टॉपिक रहेगा वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में जो एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट का कॉमन एक टॉपिक्स है और उस टॉपिक्स का नाम है एंजियोस्पर्मस आवर्तबीजी पादप। तो उसके बारे में विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे। आवर्तबीजी पादप के आकारिकी और उसके लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे, मार्फोलॉजी एंड करेक्टर। तो विद्यार्थियों, हमारे इस बायोलॉजी वाले यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा करने का कार्य करें, सहयोग करें, सपोर्ट करें। विद्यार्थियों, हमारे आज के टॉपिक का एक कॉमन टॉपिक लेते हैं एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी का, जिसमें एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक है और बायोलॉजी पढ़ने वाले 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है आवर्तबीजी पादप के आकारिकी एवं लक्षण। ठीक है ना विद्यार्थियों, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी एंड करेक्टर्स इन एंजियोस्पर्मस प्लांट्स। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है आवर्तबीजी, वैसे यदि इसके बारे में थोड़ा सा पीछे की ओर दर्शित देखा जाए कि ये आवर्तबीजी क्या है, ये कहाँ से आते हैं, तो विद्यार्थियों आर.एच. व्हाइटेकर नामक वैज्ञानिक के आधार पर जब जीवों का वर्गीकरण किया था तब जीवों को 5 जगतों में बांटा गया था और 5 जगत में एक प्लांटी आया था और प्लांटी को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया और उसमें पहला वर्ग जो था प्लांटी को पादप का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, पादप के वर्गीकरण के अंदर यदि पादप का वर्गीकरण किया तो 5 भागों में बांटा। पहला जो आपका भाग था वो थैलोफाइटा, दूसरा विद्यार्थियों ब्रायोफाइटा और तीसरा जो आपका था वो विद्यार्थियों था टेरिडोफाइटा और चौथा विद्यार्थियों था अनावृतबीजी और जो पांचवा आपका लास्ट था वो विद्यार्थियों था आवर्तबीजी। विद्यार्थियों, आज हम इसके बारे में आवर्तबीजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि एंजियोस्पर्मस प्लांट्स क्या होते हैं, आवर्तबीजी पादप कैसे होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और सीखने को मिलेगी। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले पढ़ते हैं आवर्तबीजी। विद्यार्थियों, आवर्तबीजी जिसको हम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मस। यदि इस एंजियोस्पर्मस की बात करें तो ये 2 शब्दों से निर्मित हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द है? एक विद्यार्थियों आपका है एंजियो और दूसरा विद्यार्थियों इसका है स्पर्मस या स्पर्मा। ठीक है ना, ये 2 वर्ड्स है और इन 2 वर्ड्सों के द्वारा देखा जाए तो जो एंजियो का अर्थ होता है कवरेड, ठीक है ना, और जो स्पर्मा का अर्थ होता है सीड्स। ठीक है ना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि इसकी हिंदी में इसका अर्थ निकाला जाए कि जो आपका ये जो कवरेड होता है इसको हम बोलते हैं ढके हुए या फिर उसको हम बोल सकते हैं आवृत और सीड्स का मतलब होता है विद्यार्थियों बीज। और यदि इसकी कॉमन परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं कि आवर्तबीजी या इसको हम कह सकते हैं ढके हुए बीज।
या विद्यार्थियों हम ऐसे भी कह सकते हैं आवृत बीज। कैसे बीज? आवृत बीज। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उनमें बीज होते हैं वो हमेशा ढके हुए या आवृत या फिर हम कह सकते हैं आवरण सहित होते हैं, जिनके बीज हमेशा फलों से ढके हुए होते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो एक नॉर्मल था एंजियोस्पर्मस के बारे में कि एंजियोस्पर्मस का मुख्य अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है आवर्त बीजी या ढके हुए बीज या आवृत बीज। अब विद्यार्थियों इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके सामान्य लक्षण क्या है या सामान्य परिचय की यदि बात करें आवर्त बीजी की सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि आवर्त बीजी पादप होते हैं वो उनके जो बीज होते हैं वो सदैव आवर्त होते हैं, उनके ढके हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले आवर्त बीजी पादप के बीज फलों से आवर्त बीजी के पादप, ठीक है ना, फलों से ढके हुए होते हैं, इसलिए इसको विद्यार्थियों आवर्त बीजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आवर्त बीजी के नाम से जानते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उन बीजों का निर्माण, किसका निर्माण? बीजों का निर्माण या बीजों का जो विकास होता है विद्यार्थियों, वो विकास अंडाशय के बीजांड के द्वारा होता है। अंडाशय के बीजांड द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजांड द्वारा होता है, ठीक है ना। क्यों? और बाद में जो अंडाशय होता है उसका बाद में अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में अंडाशय फल बन जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों कैसे फल बन जाता है इसके बारे में हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन विद्यार्थियों हम इस आवर्त बीजी पादप को हम कह सकते हैं कि ये पुष्पीय पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं? पुष्पीय पादप भी कहलाते हैं। अब पुष्पीय पादप क्यों कहलाते हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उसके अंदर दो टाइप्स के अंग होते हैं। एक होते हैं कायिक अंग और दूसरे होते हैं लैंगिक अंग। अब ध्यान देना विद्यार्थियों इस आवर्त बीजी के अंदर कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? यदि कायिक अंगों की बात करें तो विद्यार्थियों इसमें आपका आता है जड़, रूट, तना जिसको स्टीम, तथा आपकी पत्तियां जिसको हम बोल सकते हैं लीफ। ये जो आपके भाग होते हैं ये विद्यार्थियों कायिक अंग होते हैं जो कायिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। किसको संपन्न करते हैं? कायिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। किसको संपन्न करते हैं? कायिक क्रियाओं को संपन्न करने का काम करते हैं, ठीक है ना। याद रखना ये कायिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। दूसरे याद रखना इसमें कायिक क्रिया कौन सी होती है ये भी ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो कायिक क्रिया ये होती है कि जो आपके मृदा होती है, मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। किसका अवशोषण करना? खनिज लवण तथा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? इस कायिक अंग द्वारा होता है। और ये कायिक अंग क्या पूरी करती है? कायिक क्रियाओं को संपन्न करती है। और कायिक क्रिया का मतलब होता है कि मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण इस कायिक अंगों के द्वारा होता है। दूसरे विद्यार्थियों यदि बात करें तो हमारा जो अंग होगा वो लैंगिक अंग होगा। लैंगिक अंग, ठीक है ना। अब ये लैंगिक अंग क्या होते हैं विद्यार्थियों? तो इसमें ये होते हैं फल, फूल तथा बीज। विद्यार्थियों फल, फूल और बीज। अब फल और फूल ये लैंगिक अंग होते हैं। ये लैंगिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। किस क्रियाओं को संपन्न करते हैं? लैंगिक क्रियाओं को। अब ये लैंगिक क्रियाएं क्या होती है विद्यार्थियों? तो ध्यान देना कि जनन प्रणाली संपन्न करना, जनन क्रिया करना। क्या करना? जनन क्रिया करना। क्यों? क्योंकि लैंगिक क्रियाओं के अंदर इसके अंदर नर व मादा जननांग होते हैं। क्या होते हैं?
नर तथा मादा जननांग होते हैं और इन नर और मादा जननांग के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है, नए फल का निर्माण होता है, नए फूल का निर्माण होता है और इससे एक नए बीज का निर्माण होता है जिसमें जर्मिनेशन से एक नए प्लांट्स का पादप का निर्माण होता है। तो ये आपका होता है लैंगिक अंग जिसमें फल फूल बीज और लैंगिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जनन क्रिया करते हैं, जो हमेशा नए पादप फल फूल का निर्माण करते हैं। अब विद्यार्थी यदि बात करें कि ये जो पुष्प होते हैं इन लैंगिक अंगों को एक एक करके पढ़ते हैं कि कायिक अंग के अंदर आपने पढ़ा जड़ तना पत्तियां और लैंगिक जनन के अंदर आपने पढ़ा फूल और बीज के बारे में। तो इसके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यदि विद्यार्थियों बात करते हैं किसकी, जड़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जड़। ये जड़ क्या होती है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जड़ हमेशा प्रकाश या पत्तियों के विपरीत गति करती है। कहने का मतलब है कि जड़ होती है वो हमेशा मूल तंत्र या नीचे गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है। इसलिए सदैव याद रखना कि जड़ के द्वारा, जड़ पौधों की जड़ भूमि की ओर, किसकी ओर? भूमि की ओर, या फिर हम इसको कह सकते हैं गुरुत्व की ओर। किसकी ओर? गुरुत्व की ओर गति करती है। याद रखना विद्यार्थियों, गुरुत्व की ओर क्या करती है? गति करती है। लेकिन विद्यार्थी इसका जो कार्य होता है रूट का कार्य क्या होता है? तो याद रखना कि ये मृदा से जल व खनिज लवणों को अवशोषण करना और अवशोषण करके ये खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में भी पहुंचाने का काम करती है, अवशोषण कर लेती है, जिससे जड़ से तना। और दूसरा विद्यार्थियों याद रखना कि आधार प्रदान करती है। किसको आधार प्रदान करती है? वृक्ष को आधार प्रदान करती है। आधार प्रदान करती है कि कोई भी वृक्ष होता है वो हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहता है, तो वो जड़ की वजह से रहता है। फिर दूसरा आपका विद्यार्थियों आता है तना। कौन आता है? तना, जिसको विद्यार्थी बोलते हैं स्टीम। क्या बोलते हैं? स्टीम। तना क्या होता है? तो विद्यार्थियों याद रखना कि भूमि के ऊपर, हम कह सकते हैं कि ये भूमि के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। याद रखना, ऊपर की ओर वृद्धि करता है। या विद्यार्थियों हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रकाश की ओर गति करता है। किसकी ओर? प्रकाश की ओर गति करता है। ठीक है ना? प्रकाश की ओर गति करने के कारण इसको विद्यार्थियों प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पादपों के अंदर मुख्य 3 प्रकार की गतियां होती है, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन और एक होती है रसायनुवर्तन। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, प्रकाश की ओर गति करता है, ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। अब इसमें ध्यान देना कि इसके अंदर ये जो तना होता है ये आगे जाकर के पत्तियों आगे जाकर के ये पत्तियों तथा शाखाओं में विभेदित होता है। किसमें होता है? शाखाओं में विभेदित होता है। ठीक है ना? जब शाखाओं में विभेदित होगा तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो भाग होते हैं ये वायवीय होते हैं। कैसे होते हैं? वायवीय भाग होते हैं जो वायु के अंदर मतलब वायु के अंदर ये स्थित होते हैं, जिसमें तना, पत्तियां, शाखाएं और उसके अंदर लैंगिक अंग भी एक ये किसके अंदर होते हैं? वायवीय भाग होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? तो कार्य वही होता है कि जड़ के द्वारा, जड़ से जल और आपका खनिज लवण, ठीक है ना, खनिज लवणों को वापस तना, पत्तियों, शाखाओं, विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? इस तना का होता है। दूसरा याद रखना विद्यार्थियों, ये पौधे को खड़ा रखता है, सहारा प्रदान करता है कि पौधा इसी ऊपर टिका हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि सहारा प्रदान करना, तना किसका काम करता है? सहारा प्रदान करने का काम होता है। और दूसरा विद्यार्थियों याद रखना कि जो तना होता है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, काष्ठीय भी होता है, वुडी के टाइप में भी रूप में ये उपयोग होता है। उसके बारे में एक एक हम अध्ययन करेंगे। फिर हम बात करते हैं तना के बाद आपकी पत्तियां क्या काम करती है? तीसरा हम पढ़ेंगे पत्तियां। तीसरी कौन सी पढ़ेंगे? पत्तियां। विद्यार्थियों पत्तियां जिसको बोलते हैं लीफ, क्या बोलते हैं?
ली। पत्तियां क्या होती है? तो पत्तियों के बारे में यदि बात करें तो ये पत्तियां तनों और शाखाओं से आगे अंतिम सिरे पर जुड़ी होती है परोतंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? परोतंत्र। और परोतंत्र के अंदर ये होती है, ये हमेशा किस प्रकार की होती है विद्यार्थियों? परोतंत्र, ठीक है ना। और हरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। और इसके अंदर कौन सा वर्णक होता है विद्यार्थियों? क्लोरोफिल वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है। और क्लोरोफिल वर्णक के कारण ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ये संश्लेषित भोजन का निर्माण करती है विद्यार्थियों। किसका निर्माण करती है? संश्लेषित भोजन का निर्माण करती है। और संश्लेषित भोजन पादप के शरीर, पादप को पूर्णतया जड़ से लेकर तना तक ये भोजन का क्या करती है? संश्लेषण करती है, जिसके अंदर श्रवणी बंडल पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। और ये इसलिए हमेशा याद रखना विद्यार्थियों कि पेड़ पौधे हमेशा ऑटोट्रोपिक्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो ये काम किसका होता है? पत्तियों का होता है। जो परोतंत्र ऊपर की ओर होते हैं हरी रंग के, हरे रंग की होती है। किसकी होती है? हरे रंग की। क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट्स होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फोटोसिंथेसिस के कारण ये संश्लेषित भोजन का निर्माण करती है, जो पादप के अन्य भागों को भी ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करते हैं चौथा, लैंगिक अंग। कौन सा अंग? लैंगिक अंग। और लैंगिक अंग में विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प, जिसको बोलते हैं फ्लोवर। क्या बोलते हैं? फ्लोवर। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये पुष्प क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों इस पुष्प को हम किस नाम से जानते हैं? लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर विद्यार्थियों ध्यान देना, नर व मादा, नर व मादा जननांग होते हैं, नर व मादा जननांग होते हैं, जो लैंगिक क्रिया और मुख्यतः इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन क्रिया करते हैं। और लैंगिक जनन क्रिया करने के दौरान एक नए पादप का निर्माण करते हैं, नए बीज का निर्माण करते हैं। तो वो लैंगिक अंग के द्वारा होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसके बाद यदि देखा जाए कि ये फ्लोवर्स होते कैसे हैं, यदि इसका नॉर्मल हम डायग्राम बनाएं फ्लोवर्स का, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, पुष्प का नामांकित चित्र सहित हम बनाएंगे। नॉर्मल इसमें चित्र बनाएंगे हम, ठीक है ना। पुष्प का चित्र कैसा होता है, ठीक है। पुष्प का एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जब पुष्प का चित्र बनाएंगे तो आप विद्यार्थियों ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें ये आपका जो भाग होता है ये जायांग स्त्री केसर का होता है। और इससे जुड़े कुछ ऐसे फ्लावर्स, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये आपकी होती है दल पुंज पंखुड़ियां होती है, ठीक है ना। और इसके साथ ही ये आपका नीचे एक डंठल भाग होता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी संरचना होती है ये बाह्य दल की होती है, ठीक है ना, ये बाह्य दल। और इसके अंदर विद्यार्थियों इस प्रकार की ये जो संरचना होती है ये आपकी पुंकेसर नाम से हम इसको जानते हैं, जो स्त्री केसर होती है। और इसके अंदर एक विद्यार्थियों एक पराग नलिका इस प्रकार की होती है, जिसमें अधिकतर क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, बहुत इसको गहराई से समझना कि पादप जो आपके ये भाग होते हैं ये किस प्रकार से संचित रहते हैं, इसमें कौन कौन से जननांग होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ये एक नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है ना, याद रखना इसको। अब इसका यदि नामकरण करते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग होता है जायांग, जिसको विद्यार्थियों स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका होता है नर जननांग, नर जननांग को हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। फिर इसमें विद्यार्थियों दल पुंज होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम बायदल के नाम से भी जानते हैं, बायदल, ठीक है, बायदल पुंज। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये एक पुष्प होता है, इस पुष्प के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपका भाग है, ये आपका भाग है, इसको डंठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डंठल बोलते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? डंठल के नाम से जानते हैं। डंठल जो किसको, जो हमेशा जोड़ के रखता है, किससे जोड़ के? एक तने से या शाखाओं से जोड़ के रखता है, इसको डंठल बोलते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि इसकी बात करें तो ये हरे कलर का जो सबसे बाहरी भाग होता है, इसको हम बाह्यदल पुंज के नाम से जानते हैं, बाह्यदल के नाम से भी जानते हैं। और आपने पुष्प के ऊपर जो फूलों देखे हैं, फूल देखे हैं, वो विद्यार्थियों आपका दल पुंज होता है। कौन सा होता है? दल पुंज होता है, याद रखना। और उसके बाद आप देखना कि इस अंडाशय से अधो नीचे से जुड़ा एक ऐसे, इसको बोलते हैं पुमंग, पूतंतु। क्या बोलते हैं? पूतंतु, ठीक है ना। और पूतंतु के बाद इसके ऊपर ये जो एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इस परागकोश के अंदर ये छोटे छोटे बीज टाइप होते हैं, ये आपके विद्यार्थी होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। और विद्यार्थियों इस पूरे भाग को हम किस नाम से जानेंगे? नर केसर या स्त्री नर जननांग के नाम से जानेंगे। इसको किस नाम से जानेंगे? नर जननांग के नाम से जानेंगे। तो एक तो ये आपका नर जननांग हो गया। दूसरे यदि बात करते हैं तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस अंडाशय का जो ऊपर वाला भाग होता है, ये आपका भाग होता है, ये वर्तिका होती है। क्या होती है? वर्तिकाग्र होती है, ठीक है ना। दूसरा इसके नीचे वाला भाग वो आपका होता है वर्तिका। किसका होता है? वर्तिका, ठीक है ना। और इसके नीचे वाला जो चौड़ा भाग होता है वो आपके विद्यार्थियों अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज टाइप दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों? बीजांड होते हैं। और इस पूरे भाग को हम किस नाम से जानेंगे? जायांग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? जायांग, या फिर इसको किस नाम से कहते हैं? स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये एक पुष्प की नामांकित सहचित्र संरचना होती है। इस संरचना के अंदर यदि देखा जाए तो मुख्यतः इसमें 4 भाग होते हैं। नरजनांग भी होते हैं, स्त्री केसर भी होता है, जायांग भी होता है, उसकी पंखुड़ियाँ जिसमें हम कह सकते हैं फूल जो विभिन्न रंग के होते हैं, और नीचे जो आवरण होता है वो बाह्य दल का होता है। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगी। अब विद्यार्थियों एक लिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी क्या होते हैं, इसके बारे में समझना। हम बात करते हैं एक लिंगी की, क्योंकि आवर्त बीजी के अंदर ये संभावना होती है एक लिंगी और द्विलिंगी, एक लिंगी तथा द्विलिंगी। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, एक लिंगी और द्विलिंगी, द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी नाम के साथ उभयलिंग के नाम से भी जानते हैं। एक लिंग किसे कहते हैं? कि ऐसे पुष्प जिसके अंदर नर या मादा दोनों में से एक युग्मक होता है, उसे हम एक लिंग के नाम से जानते हैं। दोनों में से क्या है? एक है, दोनों में से एक उपस्थित होता है, उसको किस नाम से जानेंगे? एक लिंगी के नाम से जानते हैं। द्विलिंगी किस नाम से जानते हैं? कि ऐसे पादप जिनके अंदर दोनों युग्मक उपस्थित होते हैं, नर भी उपस्थित होता है और मादा भी उपस्थित होता है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? हम द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। यदि कुछ एग्जाम्पलों की बात करते हैं तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसमें आपका सरसों मुख्यतः क्या आता है? सरसों है, गुड़ल वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। जो फसल अधिकतर होती है वो सारे के सारे द्विलिंगी जो आपके पुष्प होते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें कभी पर परागण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक आपका विद्यार्थियों पुष्प का एक नामांकित चित्र था। अब यदि हम बात करते हैं कि ये जो आवर्त बीजी होते हैं विद्यार्थियों, आवर्त बीजी होते हैं, तो आवर्त बीजी पादपों का आकार या आयु के आधार पर ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, आयु के आधार पर, ठीक है ना, ये आयु के आधार पर 3 भागों में बांटे। विद्यार्थियों कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे गए। कौन कौन से 3 भागों में बांटे गए? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग विद्यार्थियों ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 वर्षीय। क्या पढ़ेंगे? 1 वर्षीय, ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे द्विवर्षीय, द्विवर्षीय, ठीक है ना। और तीसरा हम पढ़ेंगे बहुवर्षीय। विद्यार्थियों बहुवर्षीय, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, एन्युअल, बाइन्युअल और प्रीन्युअल। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, 1 वर्षीय किसे कहते हैं? 1 वर्षीय पादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो केवल और केवल 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं या 1 सीजन तक चलते हैं। 1 वर्ष या 1 ऋतु तक ही जीवित रहते हैं, उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम एक
वर्षीय नाम से जानते हैं। उसमें यदि हम बात करते हैं फसली पौधों की, किसकी बात करते हैं? फसली पौधे। तो विद्यार्थियों फसली पौधों के अंदर आपके फसली पौधे कौन कौन से होते हैं? फसली पौधों के अंदर यदि देखा जाए तो फसल पौधे, तो फसल पौधे आपके जो जितनी फसल है, गेहूं है, चना है, ठीक है ना, गेहूं है, चना है, बाजरा है, ठीक है ना, सरसों है, जीरा है, बहुत सारे ये आपके फसली पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? फसली पौधे होते हैं। दूसरे यदि हम बात करते हैं बागवानी, कैसे? बागवानी, क्योंकि आवर्त बीजी होते हैं, फूल तो होते ही है। बागवानी पौधों में यदि बात करते हैं तो बालसम और जीनिया, कौन सा है? बालसम और जीनिया, लिलीस, ये सारे के सारे पौधे होते हैं, ये बागवानी होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। या तो एक वर्ष के अंदर ये इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, या फिर एक सीजन, एक ऋतु के अंदर चलते हैं। फिर बात करते हैं द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे किसे कहते हैं? कि अधिकतम 2 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष? 2 वर्षीय, 2 वर्षीय, या फिर इसको हम कह सकते हैं 2 ऋतु को साथ में लेके चलते हैं। कितने ऋतु? 2 ऋतु, ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, जब 2 ऋतु के साथ चलेंगे तो कैसे होगा? तो ध्यान देना कि प्रथम ऋतु, या इसको हम बोल सकते हैं वर्ष। प्रथम ऋतु और वर्ष के अंदर ये क्या काम करेंगे? ये विद्यार्थियों कायिक अंग का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे? कायिक अंगों का निर्माण करेंगे। जैसे आपके हम बात करते हैं इसके मूली की, ठीक है ना, शकरकंद की, सलजम की, ठीक है ना, ये आपके जो पादप ये पौधे होते हैं, ये 2 वर्षीय होते हैं या फिर 2 ऋतुओं के अंदर होते हैं। पहले वर्ष के अंदर इसमें कायिक अंग होंगे, और जो द्वितीय वर्ष होगा, कौन सा अर्थ? द्वितीय ऋतु या वर्ष, ठीक है ना, तो उसमें विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये लैंगिक अंग, किसका अंग? लैंगिक अंग, जिसमें आपके फल, फूल और विद्यार्थियों बीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। और इसमें यदि उदाहरण देखा जाए तो आपकी गाजर है, ठीक है ना, मूली है, शकरकंद, ठीक है ना, और शकरकंद, और दूसरी आपकी सलजम, ठीक है ना। ये जो पौधे होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? द्विवर्षीय, 2 वर्ष तक जिंदे रहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसे भी हो सकते, 2 साल से कम भी हो सकते, लेकिन 2 ऋतुओं को हमेशा ये उपयोग लेते हैं। और फिर तीसरा आता है विद्यार्थियों बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब है कि बहुत सारे वर्ष, बहुत वर्ष जीते हैं, बहुत जीवन काल इसका लंबा होता है, 100 साल भी हो सकते हैं, हजारों साल तक ही हो सकते हैं। और इसमें विद्यार्थी ये आपके जितने भी आते हैं, आम का पौधा है, आम है, अनार है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका बरगद का वृक्ष है, ठीक है ना, या फिर बेर है, ठीक है ना, ये बहुत सारे पौधे हैं, वो किस में आते हैं? बहुवर्षीय में आते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये तो आपका आवर्त बीजी का कौन सा था कि आयु के आधार पर मुख्यतः आवर्त बीजी कितने भागों में बांटे गए हैं? आवर्त बीजी मुख्यतः 3 भागों में, कि एन्युअल, बाइनियल और पीरियड, ठीक है ना, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब हम विद्यार्थियों बात करते हैं कि आकार, आवास के आधार पर, हैबिचुअल, हैबिटेट के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। वैसे विद्यार्थियों ध्यान देना, हम इसको आवर्त बीजी कह सकते हैं कि आवास के आधार पर। किसके आधार पर? आवास, ठीक है ना, हैबिटेट के आधार पर। वैसे बात करते हैं तो विद्यार्थियों ये स्थल में रहते हैं, ये स्थल जल, ठीक है ना, दोनों में रहते हैं। लेकिन स्थल और जल के अंदर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, तो उस स्थल और जल दोनों में रहते हैं, उसके आधार पर इनको 5 भागों में, 5 आवासों में बांटा गया है। कितने आवासों में? 5 आवासों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 आवास है? तो सबसे पहले याद रखना विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसको मरुद्भिद, किस नाम से जानते हैं? मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। दूसरा विद्यार्थियों ध्यान देना, जलोदभिद। कौन सा भिद? जलोदभिद, ठीक है ना। तीसरा आपका है समोदभिद, समोदभिद, ठीक है। और चौथा विद्यार्थियों है लवण मर्दोद्भिद, लवण मर्दोभिद, ठीक है ना। और 5वां है आपका विद्यार्थियों अधिपादपी,
अधिपादपी। ये विद्यार्थियों 5 प्रकार के हैं। यदि इसको हम नॉर्मल तरीके से हम इसको कह सकते हैं ज़ेरोफाइटा, ज़ेरोफाइट्स, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है ना। और इसको समुद्रविद को हम कह सकते हैं मेसोफाइट्स, मेसोफाइट्स, ठीक है ना। और लवणोद्भिद को हम होलोफाइट्स, ये इसके अंग्रेजी के अंदर नाम है, कभी भी अंग्रेजी में पूछ लेते हैं। और अधिपाद को हम बोल सकते हैं एपीफाइट्स। किस नाम से जानते हैं? एपीफाइट्स। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं जो आवास के आधार पर आवर्तबीजी 5 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। कौन से पौधे? आवर्तबीजी। कौन से पौधे? आवर्तबीजी। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इन आवर्तबीजी के अंदर आगे और भी है, लेकिन आज का टॉपिक यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आगे जो पढ़ेंगे तो इस आवास के आधार पर यही पढ़ेंगे कि ये ज़ेरोफाइट्स क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, मेसोफाइट्स क्या होता है, एलोफाइट्स क्या होता है और एपीफाइट्स क्या होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो आज का हमारा जो टॉपिक रहा वो आवर्तबीजी के बारे में रहा है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के 12th क्लास के विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को ये अवश्य कर वीडियो देखना है। और साथ में एक कॉम्पिटिशन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक वीडियो है। और दूसरे ऐसे जो प्रवेश परीक्षा एग्रीकल्चर के रिलेटेड में विद्यार्थियों बताना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान के बाद जो प्रोफेशनल डिग्री जेट एंट्रेंस एग्जाम राजस्थान के द्वारा जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का जो पहला टॉपिक है, और वो भी विद्यार्थी इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में लगातार क्लासें आपकी चलेगी, जिसमें राजस्थान के द्वारा प्रवेश परीक्षा या ICAR के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं कृषि विज्ञान के, जो जिसमें BSc एग्रीकल्चर के द्वारा अन्य ब्रांचों के अंदर जो हम प्रोफेशनल डिग्री करते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना, हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर, बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब जरूर करना है विद्यार्थियों, और सब्सक्राइब के साथ आपका सपोर्ट शेयर जरूर करना, और साथ में हो सके तो स्टेटस लगाइए ताकि किसी को लाभ मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करें। और इसी के साथ आज की क्लास को यही विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।